हे गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये जो बुक है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें भी हम लोग, जैसा कि मैं अपनी जीएस की जो एक बुक पढ़ा रही हूँ ल्यूसेंट, सेम उसी बुक की तरह हम इस कंप्लीट बुक का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ये कंप्लीट बुक मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं अगर अपनी तरफ से आप लोग को समझा सकती हूँ तो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हम आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की जो बुक है वो पूरी बुक कंप्लीट बुक बहुत ही कम टीचर ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी राइटर की कोई भी पूरी बुक पढ़ाते हैं। तो जो ये सामान्य हिंदी की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है अपने बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जीएस की बुक तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, सभी लोगों को ल्यूसेंट कंप्लीट करवा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने आज से ये जो सामान्य हिंदी की बुक है ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो है ये चौथा संस्करण है, 2023 का अपडेटेड है। तो अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इसकी जो पुरानी जो 3 और बुक हैं उनमें उनमें इतना जो बेसिक है वो क्लियर नहीं दे रखा है। बट जो ये वाली बुक है इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ क्लियर कर रखा है। तो हम लोग आज से ये बुक स्टार्ट करेंगे, इस बुक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अपने जितने भी सारे टॉपिक हैं वो हिंदी के ग्रामर के जो भी हैं, और इस बुक में थोड़ा सा जो है वो लिटरेचर भी दे रखा है तो लिटरेचर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अब यहीं पे इन सारी बातों को ख़त्म करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। तो हम यहीं से इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला एक दृष्टि में वर्णमाला एक दृष्टि में हिंदी में ध्वनियों या वर्ड के प्रकार। हिंदी में ध्वनियों व वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? तो हिंदी में ध्वनियों और वर्ड के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? ये यहाँ पे जो व्यंजन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे टोटल व्यंजनों की संख्या दे रखी है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके के पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो 11 स्वर होते हैं वो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि ऋषि छोटिए बड़िए छोटाऊ बड़ाऊ, ये क्या होते हैं? ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे व्यंजन देखेंगे कि व्यंजन कितने कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये क्वेश्चंस जो ये मैं पढ़ रही हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए? 39। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। तो इसमें ये हमने सारे व्यंजन देख लिए कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं। टोटल व्यंजन होते हैं 39 मतलब 39। मूल व्यंजन होते हैं 33। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। उच्छिप्त एवं द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। अब हम इधर पढ़ेंगे ह्रस्व एवं लघु। ह्रस्व, यहाँ पे हमने जो मात्रा के आधार पे जो स्वर के भेद देखे थे वो यही होते हैं, ठीक है। पहला होता है ह्रस्व एवं लघु मतलब कि मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ एवं गुरु मतलब कि संधि स्वर।
तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही चीज़ है। ह्रस्व को ही लघु और लघु को ही ह्रस्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है। वो आपसे ह्रस्व स्वर भी पूछ सकता है, वो आपसे लघु स्वर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ व र से ऋषि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ या गुरु या संधि स्वर कौन से होते हैं? ये 7 होते हैं। पहले तो आपको इनकी संख्याएं ही याद होनी चाहिए। क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि लघु स्वरों की संख्या बताइए, तो 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, ये 7 होती है। अब ये 7 कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें एक मात्रिक कहा जाता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है। अब प्लूत स्वर। प्लूत स्वर कौन से होते हैं? प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ये प्लूत स्वर होते हैं इन्हें हम किस में पढ़ते हैं? इन्हें हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ना कि हिंदी में। मात्राओं की अगर संख्या पूछ ली जाती है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की जो संख्या होती है वो 10 होती है। मात्राएं कौन कौन सी होती हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर मूल दीर्घ स्वर। कौन से? मूल दीर्घ स्वर। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? दीर्घ, गुरु व संधि स्वर। तो अब इसमें जो मूल दीर्घ संधि स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो जो मूल मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर का मतलब ये है कि जो किसी न किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब इन्हें विजातीय संधि स्वर भी कहा जाता है। मूल दीर्घ स्वर को तो सजातीय संधि स्वर कहा जाता था जिनकी संख्या 3 है। अब जो संयुक्त दीर्घ स्वर हैं उन्हें विजातीय संधि स्वर भी कहा जाता है और जो इनकी संख्या है वो 4 है। तो संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनता है? छोटा ए। आ प्लस छोटा ए मिलकर क्या बनता है? बड़ा ए। आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ओ, छोटा ओ। और आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ओ। या फिर जिसे अओ भी बोलते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह किन्हें कहते हैं और अयोगवाहों की संख्या क्या है? तो जो अयोगवाह हैं वो 2 होते हैं। अयोगवाहों की संख्या क्या है? 2। छोटी अंग और बड़ी अंग, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर छोटी अंग तथा बड़ी अंग के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः यह स्वर ध्वनियाँ तो हैं ही नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। तो नॉर्मल सी भाषा में आप इतना याद कर लीजिए बस कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोगवाह कहा जाता है। या फिर किसी भी अक्षर के ऊपर अंक की बिंदी या फिर बड़ी अंक की बिंदी अगर आ जाती है और उसमें पूछ लिया जाए कि अयोगवाह क्या है, तो आपको यही बताना है कि छोटी अंक और बड़ी अंक को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर भी साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है,
अब हम इधर पढ़ेंगे मूल व्यंजनों की संख्या। अभी तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मूल स्वरों की संख्या पढ़ी थी अभी हमने यहाँ पे। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो ये 3 होते हैं, और संयुक्त दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, और जो टोटल जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूल व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजन कितने थे, यहाँ पे हमने पढ़े थे ना, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 33 थी। तो अब यहाँ पे हम ये मूल व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो खास तौर पे ये काफ़ी डिटेल में पूछ लिया जाता है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। तो यूपी पुलिस और एसएससी वालों के लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं उन्हें साथ के साथ बताती जाऊंगी कि आप ये याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको ये बहुत ही डीप में पढ़ना है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। का वर्ग को क्या कहा जाता है, का वर्ग का जो वर्ड है उसका क्या नाम है, कंठ। कंठ व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। अब कंठ जो वर्ड है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, का, खा, गा, घा, अणा। का, खा, गा, घा, अणा, ये जो है वो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब च वर्ग जो है इसे क्या कहा जाता है, तालव्य, मतलब कि जो जिसकी आवाज़ हमारे तालू से आती है उसे कहा जाता है च वर्ग। तो च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, चा, छा, जा, अणा, चा, छा, जा, अणा। ठीक है, इनकी भी संख्या 5 है। अब हम आते हैं टा वर्ग पे। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ड आते हैं, जिनकी आवाज़ मूर्धा से आती है, जिनकी आवाज़ मूर्धा से आती है, जो कौन कौन से हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक है, ये भी 5 है। अब हम आते हैं ता वर्ग पे। ता वर्ग को कहा जाता है दंत वर्ण। इस वर्ण का क्या नाम है, दंत वर्ण। दंत मतलब जिस वर्ड के जिन वर्णों को बोलने के लिए दांतों का यूज किया जाता है, मतलब जिनकी आवाज दांतों के योग से आती है उसे दंत वर्ग कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ड आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। कौन कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। इसमें भी 5 ही वर्ड है। फिर हम आते हैं पा वर्ग पे। पा वर्ग जिसके वर्ड का क्या नाम है, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ। जिस जिस वर्ग के व्यंजनों को बोलने के लिए ओठ का यूज़ किया जाता है, मतलब हम जब उसे बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ आती है वो ओठ से आती है, उसे हम ओष्ठ कहते हैं। जैसे पा, फा, बा, भ, मा। जब हम इन 5 वर्डों को बोल रहे हैं तो जो हमारे ओठ हैं उनसे ही आवाज़ आ रही है। अगर अगर मान लीजिए अगर ओठ ना हो तो क्या आप पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मछली बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि बताइए का और खा जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि जो का और खा है ये किस वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ये कंठ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब इनको ये 25 हैं, इन 25 को क्या कहा जाता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है, 25 है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि या यज्ञ, रारथ, लालट्टू, वावकी। ठीक है, तो ये चारों दे दिए जाते हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है कि बताइए ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है वो अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो साशलगम, सासठ कौट, सासपेरा, हाहल। क्या, सासठ कौट, सासलगम, सासपेरा, हाहल, ये चारों जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी थी, 33। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। 25 आपके इसमें स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 इसमें ऊष्म व्यंजन हो गए। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे मूल व्यंजन हो गए 33। ठीक है, अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो
किसी और व्यंजन के मेल से बने होते हैं, मतलब जिनको बनाने के लिए हमने किसी और व्यंजन व्यंजन को यूज़ किया होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रव, इन्हें जो है हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये किस किस व्यंजन की हेल्प से बने होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही याद करना है, और यूपी पुलिस और एसएससी वालों को जो है केवल इतना ही याद करना है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं। उच्छिप्त एवं द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? उच्छिप्त एवं द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ये जो दोनों हैं इन्हें उच्छिप्त एवं द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 39। हमने यहाँ पे टोटल व्यंजन कितने पढ़े थे? कुल व्यंजनों की संख्या हमने क्या पढ़ी थी? 39 ही पढ़ी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है, प्लस व्यंजनों की संख्या बराबर 39 इक्वल 52 वर्ड। मतलब जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे 39 ये, और जो हमारे मूल स्वर हैं और जो अयोगवाह हैं, उन सबको जोड़कर जो टोटल जो हमारी वर्णमाला है उसमें कितने वर्ड हैं? उसमें 52 वर्ड हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये पेज थोड़ा मिसप्रिंट है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहा जाता है? स्वर किसे कहा जाता है? स्वर किसे कहा जाता है? स्वर की जो परिभाषा है वो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय एवं मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो कैसे करेंगे? उच्चारण एवं लगने वाले समय एवं मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर जिन्हें कि एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जिन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। जो मतलब ह्रस्व स्वर और लघु स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, इन पर एक मात्रा लगती है, और दीर्घ स्वर और गुरु स्वर जो होते हैं ये द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं ये 4? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, ठीक है। सॉरी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, जिसे कि औ भी कहा जाता है। ये हमने जो यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है ये किस आधार पे पढ़ा है? उच्चारण एवं लगने वाले समय या मात्रा के आधार पे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रचना, संरचना, बनावट, निर्माण एवं व्युत्पत्ति के आधार पे। रचना, संरचना, बनावट, निर्माण एवं व्युत्पत्ति के आधार पे अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर। ये जो नाम होते हैं ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या अक्सर ही एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे हमें केवल पता है मूल स्वर, ठीक है, लेकिन अगर उसे हमें क्वेश्चन में फंसाना है तो वो हमसे पूछेगा जड़ स्वर, या फिर वो हमसे पूछेगा नैसर्गिक स्वर, या फिर वो पूछेगा बीजाक्षर स्वर। तो हमें जो ये नाम होते हैं ना, ये नाम सारे पता होने चाहिए कि मूल स्वर को ही जड़ स्वर कहते हैं, जड़ स्वर को ही नैसर्गिक स्वर कहते हैं, नैसर्गिक स्वर को ही बीजाक्षर स्वर कहते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हों, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ हो। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जड़ स्वर किन्हें कहते हैं? नैसर्गिक स्वर किन्हें कहते हैं? या बीजाक्षर स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ होता है, वे मूल स्वर कहलाते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये बताओ मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अब वे 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ व री से ऋषि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे संधि स्वर, कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर, ठीक है। कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर और संधि स्वर, ये तीनों का एक ही मतलब है। मतलब संधि स्वर को ही कृत्रिम स्वर कहते हैं, कृत्रिम स्वर को ही बनावटी स्वर कहते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या है? वे स्वर जो दो स्वरों की संधि मेल से बने हैं। वे स्वर जो दो स्वरों की संधि या मेल से बने हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, मतलब आ प्लस आ इक्वल बड़ा आ। ई प्लस ई इक्वल बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ इक्वल बड़ा ऊ। छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल छोटा ए। छोटा आ प्लस छोटी ए इक्वल बड़ी ए। आ प्लस ऊ इक्वल ओ। आ प्लस ओ इक्वल आओ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे सजातीय संधि स्वर, मूल दीर्घ स्वर, विजातीय संधि स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। अब सजातीय संधि स्वर कौन से होते हैं? यहाँ पे हमने संधि स्वर पढ़े थे ना, तो अब हम संधि स्वर का ही एक पार्ट है सजातीय संधि स्वर और मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इनकी जो परिभाषा है वो क्या है? सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं। सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो मूल दीर्घ स्वर सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं। एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं का मतलब ये है कि छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा आ, मतलब कि जो दोनों जो स्वर हैं जो संयुक्त किए जा रहे हैं वो दोनों सेम स्वर होने चाहिए। जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ प्लस ई या ई प्लस ऊ, ये नहीं होना चाहिए। जो दोनों स्वर हैं वो एक ही होने चाहिए, तो उनको कहते हैं हम सजातीय संधि स्वर, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे विजातीय संधि स्वर। सेम जैसा कि मैं अभी बता रही थी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस विजातीय संधि स्वर, इसकी परिभाषा क्या होती है? विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर की संधि से बने होते हैं। विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर की संधि से बने होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रही थी ना, विजातीय मतलब अब ये अलग अलग हो गए। जैसे कि ये क्या है? आ प्लस ई इक्वल ए। आ प्लस ई बराबर ए। आ प्लस ए इक्वल बड़ी ए। आ प्लस छोटा ऊ इक्वल ओ। आ प्लस ओ इक्वल ओ, ठीक है। इनमें डिफरेंस पता चल गया कि सजातीय कौन से होते हैं और विजातीय कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये है गुण संधि स्वर। सॉरी, यहाँ पे आप लोग को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो ये मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, बोल के बता देती हूँ। गुण संधि स्वर, गुण संधि स्वर कौन से होते हैं? आ प्लस ई इक्वल ए। आ प्लस ई इक्वल छोटा ए। और ये आ प्लस ए इक्वल बड़ा ए। आ प्लस ए इक्वल बड़ा ए। और ये यहाँ पे आता है हमारा वृद्धि संधि स्वर और मिश्रित संधि स्वर। ये दोनों सेम ही होते हैं, वृद्धि संधि स्वर एवं मिश्रित संधि स्वर। तो आ प्लस ऊ इक्वल ओ। आ प्लस ओ इक्वल आओ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये ऊपर वाले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं इधर। हाँ, अब हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से। स्वर संधियों का सामान्य परिचय। स्वर संधियों का सामान्य परिचय। जीभ का भाग। जीभ के भाग के अनुसार अब हम स्वर संधियों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है उसे अग्रभाग, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, छोटी ए एवं बड़ी ए। ये जो 5 स्वर हैं ये ऐसे हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें जीभ के अग्रभाग का यूज़ करना पड़ता है। मतलब जिन्हें हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का
अग्रभाग कार्य करता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। अग्र स्वर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अग्र स्वर है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, ये जो 5 हैं ये हमारे अग्र स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य भाग। मध्य भाग जैसा हम पढ़ेंगे तो मध्य भाग में हमारा क्या दिया हुआ है? मध्य भाग में हमारा दिया हुआ है हिंदी में अस्वर केंद्रीय स्वर है। हिंदी में जो अस्वर है वो क्या है? वो केंद्रीय स्वर है ना। तो इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। जब हम आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जब हम आ बोलते हैं तो आ बोलने में हमारी जो जीभ है उसका कौन सा हिस्सा काम करता है? अ जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो है वो मध्य हिस्सा काम करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको केंद्रीय स्वर कहा जाता है। तो मध्य भाग के अंतर्गत क्या आता है? छोटा आ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पश्च भाग। क्या पढ़ेंगे हम? पश्च भाग। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो होती है 6 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। क्या? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ एवं ओ। तो 5 तो यही हो गए आपके, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। 5 तो ये हो गए। और एक जो होता है ये ओ होता है। तो इसको ऐड करके जो पश्च भाग के अंतर्गत हमारे स्वर आते हैं वो कितने आते हैं? वो 6 आते हैं। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें भी जाने तो हम एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि तो जो ये अ है ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होते हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है। अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ये जो हमने यहाँ पे जो पश्च स्वर में ये जो अ पढ़ा था ना एक्स्ट्रा में, इसी को आगत ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। रे और ल को जोड़कर 11 तो हमारे ये ऑलरेडी होते ही होते हैं स्वर, और इसमें इन 2 को जोड़ दिया जाता है देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में। तो अगर आपसे संस्कृत में या देवनागरी में पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 13 है, और हिंदी में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। ठीक है। रे ऋषि का वर्तमान उच्चारण र प्लस ई इक्वल रे होने लगा है तथा इसका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। जब हम रे बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा क्या होता है, तालु क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जाके, है ना। अभी आप लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, बाकी का इन सारी चीज़ों का जो मतलब है वो मैं अभी आगे जाके बताऊँगी आपको कि क्या होता है। अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो शुद्ध स्वरों की संख्या है वो 10 है। और वैसे हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? वो 11 है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। हिंदी में टोटल स्वरों की या कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। ठीक है। जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार, जो हमारी मुख की आकृति होती है उसके आधार पे, जीभ के भाग के आधार पे अब हम पढ़ेंगे इनको। तो इसमें हम थोड़ा बेसिक यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपना आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है ये। तो संवृत स्वर। संवृत स्वर, पहली बात तो ये है कि आप संवृत का मतलब समझिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें मतलब ही नहीं पता होता है। संवृत का मतलब होता है जिसमें मुंह बहुत ही कम खुलता हो।
संवृत का मतलब मुंह बहुत ही कम खुलना। तो संवृत स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई व री। री से ऋषि। ठीक है, तो जब भी आप छोटी ई, बड़ी ई या री से ऋषि बोलेंगे तो जो मुंह है बहुत ही कम खुलेगा। और पश्च भाग में अगर आप देखेंगे तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। कैसे? इसमें क्या क्या ऐड किया है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब छोटी ई, बड़ी ई अग्रभाग के अंतर्गत आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ पश्च भाग के अंतर्गत आते हैं। कुल संख्या कितनी हो गई? 4। अब अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर का मतलब ये होता है कि हमारा जो मुंह है वो आधा खुलता हो, आधा मुंह खुल रहा हो। तो अग्रभाग के अंतर्गत आता है छोटी ए और पश्च भाग के अंतर्गत आता है छोटा ओ। तो अर्ध संवृत स्वर, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि संवृत स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अर्ध संवृत स्वरों की संख्या कितनी है? 2। अर्ध विवृत स्वर की संख्या कितनी है? 4। अर्ध विवृत का मतलब, विवृत का मतलब होता है कि मुंह का ज़्यादा खुलना। तो जब हम मतलब अर्ध विवृत स्वर में के अंतर्गत आता है हमारा बड़ी ए, आ, और पश्च भाग के अंतर्गत आता है बड़ा ओ व ओ, जो कि हमारी आगत ध्वनि है। जो ओ है वो एक आगत ध्वनि है। तो इनकी संख्या, अर्ध विवृत स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ी ए, छोटा आ, बड़ी ओ व ओ। ठीक है, और विवृत स्वर क्या होता है? विवृत का मतलब होता है कि मुंह का पूरा खुल जाना। विवृत का मतलब ये है कि मुंह का पूरा खुल जाना। तो आ, जब हम बड़ा आ बोलते हैं, पहली बात तो ये पश्च भाग के अंतर्गत आता है। दूसरा, आप लोग नोटिस करिएगा जब आप आ बोलोगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा। तो विवृत स्वरों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। विवृत स्वर जो है वो सिर्फ एक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुल स्वरों की संख्या ऐड करेंगे। तो स्वरों की संख्या अग्रभाग के अंतर्गत कितनी है? 5 है। ठीक है, मध्य भाग के अंतर्गत कितनी है? 1 है। और पश्च भाग के अंतर्गत कितनी है? 6 है। स्वरों की संख्या अग्रभाग के अंतर्गत कितनी है? 5 है। मध्य भाग के अंतर्गत कितनी है? 1 है। और आपका पश्च भाग के अंतर्गत कितनी है? 6 है। तो ये टीजीटी पीजीटी वाले इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, बाकी का कांस्टेबल और जीडी वालों के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग सिर्फ इनकी संख्याएं याद कर लें। समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अर्ध समृत की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अर्ध विवृत की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। विवृत की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और ये स्वरों की कुल संख्या ये यहाँ नहीं आएगी, वो तो टोटल स्वर पूछे जाते हैं। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? वो 11 होती है। और शुद्ध स्वरों की हिंदी में संख्या कितनी होती है? वो 10 होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। बाकी का मुख खुलने के आधार पर जो हम स्वर हैं ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है पीडीएफ काफ़ी बड़ी है। तो इतनी बड़ी अगर हम लोग मतलब पहले ही दिन में अगर इतनी बड़ी वीडियो देखेंगे या आप लोग सुनोगे तो मुझे लगता है कि आधी चीज़ें तो ऊपर से ही जाने लगेंगी। तो इसलिए आज मैं इसको यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। बाकी का जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। और दूसरा, इसमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसके कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। उससे क्या होगा कि आप लोग जो ये अभी पढ़ रहे हैं शायद ये इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग की जो हिंदी है वो क्वेश्चन जब आप यहीं से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जब जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर कभी लगाते भी हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने की, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतने क्वेश्चन, हर टॉपिक से मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगी ही करवाऊँगी। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप इसी को रिवाइज़ करिए। बाकी का हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जिनको एक कंप्लीट बुक का रिवीजन करना हो, तो वो मेरी इस बुक से कर सकें। ओके, थैंक यू।